गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में आपके सिलेबस का सेकेंड यूनिट का अधिगम की प्रभावशाली विधियां जो टॉपिक दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रभावशाली विधियां हैं वो आपके जो सिलेबस में दिए है सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले है इसमें देखिए क्या होता क्या है। अधिगम की प्रभावशाली विधि का मतलब क्या होता है। वह विधि जिसमें अधिगम आसानी से बच्चों से के थ्रू किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है कि किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विधियों को अधिक प्रभावशाली माना। वह कौन कौन सी विधियां हैं। आपको एक ऐसे आता है कि 2 प्रभावशाली विधियों के नाम लिखो, तो आपके सिलेबस में जो भी है उसमें से 2 प्रभावशाली विधियों का नाम लिखना है। और एक चीज़ यहाँ पर सामूहिक अधिगम क्या होता है हम बाद में बात करेंगे। सामूहिक अधिगम की 2 विधियों के नाम लिखो तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी है। वह विधि जो अधिगम को अच्छे से सहायता करे सीखने के लिए, जो बच्चों से आसानी तरीके से सीख सके, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए अच्छा हो, अनुकूल हो। तो सबसे पहली विधि आपके सिलेबस में है करके सीखना। करके सीखना क्या होता है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि होता है कि वह बच्चा जो खुद वह करे और सीखे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज के शिक्षा प्रणाली इसी पर है, लर्निंग बाय डूइंग पर। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये छात्र केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। छात्र केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि पहले ज़्यादा एक्टिव टीचर होते थे, लेकिन अब ज़्यादा एक्टिव बच्चे रहेंगे। बच्चों को सीखना है तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। टीचर का एक्टिव होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आज के समय में। और इसके प्रतिपादक जॉन डीवी या ऑप्शन में डीवी कर दो या तो सिम्पसन कर दो। सिम्पसन यह दोनों लोग ले किया था। कुछ ऑप्शन में यह रहेगा तो इसको करना, कुछ ऑप्शन में यह रहेगा तो इसको कर लेना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके प्रतिपादक जॉन डीवी और सिम्पसन के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। अब यह क्या है, करके सीखने पर जोर देने वाले ऐसा है जो कि बच्चे अगर हम उसको जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसको किसी क्रिया में वह सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए आगे करके है सीखते हैं। इन विधि में छात्रों को प्रत्येक कार्य को प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। जो भी जो भी एक्टिविटी हम कराते हैं सिखाते हैं तो उसमें वह खुद बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और वह खुद उसको मौका दिया जाता है काम करने के लिए, उसको खुद दिया जाता है। बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं। जब तक वह स्वयं करेंगे उसको क्लियर होगा कि हाँ ऐसे हो रहा है, और वो किसी के बताने के थ्रू तो ये संभव उतना अच्छे से प्रभावशाली नहीं होता है। उसे जल्द सीख लेते हैं। अगर वो तुरंत अपने स्वयं से वो कर रहा है तो बहुत अच्छे से सीख लेता है, लेकिन वो स्वयं से अगर नहीं करेगा तो अच्छे से सीख नहीं पाता है। तो आज की शिक्षा प्रणाली इसी पर आधारित है। आज की शिक्षा जो प्रणाली होती है छात्र केंद्रित शिक्षा है। आज के समय में छात्र केंद्रित शिक्षा होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा होती है। सेंट्रल होता है। सेंटर में कौन सा होता है, छात्र होते हैं, चाइल्ड होते हैं। ठीक, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा अगर आ जाए, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होता है। और इसमें बच्चे को स्वयं करके सीखने का मौका दिया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट या सेंटर में बालक होता है। बालक को ध्यान में रख करके उनके पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उनकी अभी शिक्षण विधि बनाई जाती है। बहुत सारा जो भी मैटर होता है उसको ध्यान में रख करके दिया जाता है। क्योंकि जब इसको देखिए सुनिए स्पष्ट हो जाएगा। जब हम सुनते हैं तो उसको भूल जाते हैं, और जब हम देखते हैं तो कुछ याद कर पाते हैं, लेकिन जब हम उसको कर लेते हैं तो अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम उसको कर लेते हैं तो समझ जाते हैं, तो हमारा अधिगम हो गया है, वो परमानेंट हो गया, अधिगम हो गया। जब भी मौका मिलेगा हम उसको करके सीख लेंगे। करके सीखने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जॉन डीवी और सिम्पसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक, और नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना ये क्या है। अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब होता है जैसा समाज जैसा परिवार कर रहा है उसी का सेम टू सेम अनुकरण करेगा, वैसा का वैसा करेगा। आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों की नकल करते हैं, उसके थ्रू अब सीखते हैं और उसको एक आइडियल बना देते हैं। जो उसको जिसका अनुकरण कर रहा है उसको आइडियल बना देगा। शुरुआती दौर पर अपने परिवार में मम्मी पापा का अनुकरण करते हैं। जैसे विद्यालय में जाते हैं तो टीचर का अनुकरण कर लेते हैं।
और टीचर जो बात बोलते हैं वही उनके लिए आदर्श होता है। अब बाद में मम्मी पापा से कुछ कहेंगे नहीं मेरे टीचर ऐसे बोले हैं, आप गलत कह रही हैं, टीचर उसके आदर्श हो जाते हैं, तो उसका अनुकरण कर रहा है। अगर इसीलिए कह रहे हैं कि टीचर को अगर कोई शब्द बोलना परिवार में, या टीचर को अगर कोई शब्द बोल रहा है तो सोच समझ के बोलना चाहिए, अनुकरण उसका बात उसके बच्चे कर रहे हैं। तो जो गलत बोलेंगे तो उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके समाज में जाएगा बच्चा लेकर के, तो हमारे टीचर ऐसे बताते हैं। तो इसलिए अब इसको थोड़ा ध्यान देना। अनुकरण करके सीखने का प्रारंभ कब से होता है? शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इमिटेशन, ठीक, इमिटेशन का मतलब अनुकरण होता है। अभी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही आरंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों विधियों का अनुकरण करके सीखते हैं। अब शिक्षक जैसा अनुकरण करेगा, जैसा टीचिंग करवाएगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, जो भी उसकी पर्सनालिटी होगी, उसी के आधार पर वो अपनी खुद पर ढालेगा और वैसा बनना चाहेगा। अगर टीचर कहानी के रूप में कोई शब्द, कोई टॉपिक या कोई विषय पढ़ा रहा है तो उसमें बच्चे अपने नायक बनते हैं कि हाँ मैं उसके जैसा बनना चाहूँगा। और वही है कि अगर फौजी होते हैं या पायलट होते हैं वगैरह, जो भी बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे पहले फौजी बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। इस हिसाब से अगर देखा, क्यों? क्योंकि उस हिसाब से उनको टीचर बताते हैं कि ये देश सेवा के लिए है, हमारे समाज में ऐसा ऐसा प्रक्रिया हो रहा था, ये लोग अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो ऐसा बनना चाहेंगे और टीचर के ही थ्रू बनना चाहेंगे। टीचर को सोचेगा हम भी ऐसे सबको बताएंगे, तो एक टीचर को आदर्श रूप में मान लेते हैं। तो ये अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब कि वह समाज के थ्रू सीखते हैं। अनुकरण द्वारा के सामाजिक अनुकरण करके सीखने का प्रक्रिया बंडूरा को जाता है। बंडूरा इसके प्रतिपादन किया गया कि बंडूरा ने बताया कि समाज के थ्रू बच्चे सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक, बंडूरा ठीक। और अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका निरीक्षण। छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें आपको सिर्फ यही आता है अनुकरण करके विधि क्या है, निरीक्षण विधि क्या है, परीक्षण विधि क्या है, करके सीखना विधि क्या है। इस तरीके से आपको एक दो नंबर का आएगा, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब निरीक्षण विधि क्या है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करना मतलब ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके से? अपनी आँखों का देख, आपको सिर्फ देखना है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको हो सकता है नोट्स में ये चीज़ ना हो तो उसको आप मैनेज कर लीजिए। ठीक, ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि अपनी आँखों का सिर्फ प्रयोग करना। देखिए इसमें लिखा क्या है, निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूलन माना जाता है। यह भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक जो भी प्रभावशाली विधियाँ हैं वही हम पढ़ रहे हैं। निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और इसके छात्र पूर्णतः मानसिक और शारीरिक रूप से क्रियाशील होते हैं। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्रियाशील, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है। सिर्फ देखना नहीं, उसमें तर्क वितर्क करना होता है। क्यों? क्योंकि जब छात्र किसी घटना का निरीक्षण करता है तो उसमें चिंतन के अनुसार वह उसके में विविध परिवर्तन करते हुए प्रयोग करता है और नवीन तथ्य तक पहुंचता है। सब कुछ हम निरीक्षण करके ही सीखते हैं। पहला कदम हमारा निरीक्षण ही होता है। अगर जेम्स वाट जो भाप का इंजन बनाया, वो निरीक्षण किया, वहाँ पर सिर्फ पहले देखा कि भाप के थ्रू इसकी भाप में इतनी पावर है कि ये ढका हुआ बर्तन है फिर भी उस ढक्कन को उठा दे रहा है। सिर्फ वो निरीक्षण किया, देखा। अब उसके बाद उसमें तर्क वितर्क करते 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 क्या किया, भाप का इंजन बना दिया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? निरीक्षण से। और निरीक्षण सिर्फ देखना होता है, आँखों से देखना होता है, जबकि इसमें स्टार्ट आँखों से देखना होता है लेकिन उसमें चिंतन वितर्क सब कुछ शामिल होता है ऑब्जर्वेशन में। ठीक, क्या कौन कैसे क्रिया हो रही है, कैसे हो रही है, इसमें जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन होता रहता है। ठीक, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सिर्फ आँखों से देखना और चिंतन करना। और एक एग्जांपल के रूप में अगर इसको हम देखें तो इसका एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें तो देखेंगे तो बहुत सारा ऐसे है कि जो छोटे बच्चे, निरीक्षण कहाँ से शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाता है निरीक्षण। जब हम लोग छोटे रहते हैं तो निरीक्षण करते हैं अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में। क्या कि अगर मान लीजिए हम इस समय अगस्त महीने की बात करें, जुलाई महीने की बात करें तो आम पौध जो या नीम का जो पौधे उगते हैं, नए पौधे, जब नए पौधे जब उगते हैं तब इसमें बहुत सारे नई नई पत्तियां उत्पन्न होती है। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखते रहते हैं।
हाँ, सभी लोग देखते रहते हैं, हम कितना अच्छा लग रहा है। निरीक्षण का प्रोसेस है, निरीक्षण करने के बाद वो नहीं, ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस क्या देखना, सिर्फ देख रहे हैं वह। अब उसके बाद क्या है, निरीक्षण का करने के बाद उसमें कोई ना कोई तर्क वितर्क करेंगे कि हाँ ये क्यों पत्तियां हरी है या क्यों ऊपर बढ़ रही है, मतलब क्या चीज़ है इसमें, तो इसको उखाड़ लेंगे। जब उखाड़ लेंगे इस चीज़ को, अब इसमें कोई एक्टिविटी करेंगे, अपने हाथों से थ्रू करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, तो परीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। ये बस एक चीज़ याद रखना है इस चीज़ को। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम थोड़ा ध्यान देते हैं, चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें देखिए, मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में निरीक्षण में काम नहीं है, यहाँ पर कान होना चाहिए। ठोस अर्थ में निरीक्षण में कान व बाड़ी की अपेक्षा आँखों की स्वतंत्रता होती है। मैंने कहा आँखों का देखना ही वहाँ पर परम होता है, मेन होता है, आँख से ऑब्जर्वेशन करना ही। तो इसका इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आँख से ही निरीक्षण किया जाता है, आँख से ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। निरीक्षण विधि में किसको ध्यान दिया जाता है, तो करके सीखने पर आएगा, आँखों का आएगा, कानों का आएगा, मस्तिष्क का आएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आँखों का, आँखों से स्टार्ट होता है। और अंतर्दर्शन मतलब अंतर निरीक्षण क्या होता है, अंतर निरीक्षण क्या होता है, जो अपने अंदर की कमियां अच्छाइयां जो है उसको अपने आप में पहचानो, अपने आप में जानो। यह मनोवैज्ञानिक अध्ययन के प्रथम विधि मानी जाती है, अंतर्दर्शन अंतर निरीक्षण विधि। और कौन दिया था इसको दिया था वुंट और टीचनर ने। वुंट जो एक प्रयोगशाला का भी प्रतिपादन किया था लिपजिंग नामक स्थान पर, और उसके शीर्ष जो टीचनर ने इन दोनों लोगों ने अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन का विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक, ऑब्जर्वेशन समझ में आया होगा। ऑब्जर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, आँखों से देखना होता है। ठीक, हमने बताया कि कोई पौधा है, अगर वो निरीक्षण के थ्रू अगर देख रहा है कि पौधा जाम रहा है, ज़मीन के नीचे से इसके बहुत सारे रूट होंगे और इसमें पत्तियाँ आएंगे ऊपर, और निरीक्षण है। अब यहाँ पर परीक्षण, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है परीक्षण। अब परीक्षण कैसे होगा, अब इस पौधे को बच्चा क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, उसके उखाड़ेगा, फिर पत्तियों को अलग करेगा वगैरह वगैरह। देखो, जब न्यूटन ने अपना नियम बनाया तो सेव जो नीचे गिरा, सेव उन्होंने कहा जाता है ना कि सेव का फल जो पेड़ से नीचे गिरा, पृथ्वी पर गिरा, तो पृथ्वी पर क्यों गिरा, वो देखा, उस चीज़ को देखा, एक मिनट देखा। और उसके पहले क्या सेव नीचे नहीं गिरता था, ऊपर गिरता था, लेकिन सब लोग देखते थे। लेकिन उनमें वह चिंतन आया, वह थॉट आई, वह विचार आया कि ये नीचे क्यों गिरा। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए फिर उसका परीक्षण करना स्टार्ट किए। उसके पास गए, उसके पास विचार किए हुए, जाओ बहुत सारे विचार किए होंगे, तो उसका फिर परीक्षण, निरीक्षण के बाद ही परीक्षण स्टार्ट होता है। परीक्षण में क्या होता है कि उसमें किया जाता है, कोई एक्टिविटी किया जाता है, इसमें और सारे सेंस ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, परीक्षण विधि का आशय उस विधि से लिया जाता है जिसमें विविध प्रयोग खोज के माध्यम से नियम का सत्यापन किया जाता है, नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। हमने आपको बताया कि जो अवलोकन था पौधे का जो अवलोकन किया, इस पौधे का अवलोकन किया गया, और इसका फिर परीक्षण किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पत्तियां न्यू आ रही हैं, नीचे कितनी गहराई तक इसके जड़ गए हैं, जड़ में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो उसको बच्चे के अंदर वो ख्वाहिश आती है, कि इच्छा आती है। देखो, शुरुआती तो मैंने बताया ना कि अगस्त में ये सब पौधे आते हैं, तो सब लोग उसको देखते रहते हैं, आनंदित होते हैं, फिर उसके बाद उसको उखाड़ते भी है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो निरीक्षण और परीक्षण दोनों इसके अंतर्गत आते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें देखिए, परीक्षण का सततता मापन करने के बाद सामान्य रूप से बालक का परीक्षण का कार्य करने का प्रारंभ जीवन करता है। जीवन से प्रारंभिक जीवन से ही परीक्षण निरीक्षण दोनों साथ ही साथ चलते रहते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो होता है, निरीक्षण प्राथमिक होता है, उसके बाद उसको उखाड़ करके उसके हर पार्ट को देखा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, परीक्षण कहा जाता है। अब नेक्स्ट विधि आपके सिलेबस में है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखने का मतलब होता है कि वैसे तो एक पर्सन एक साथ सीख रहा था, यहाँ समूह ग्रुप बना करके सीखना है, 4-5 बच्चे एक साथ सीखेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक
और उपयोगी माना जाता है। ये आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास के लिए सामूहिक विधि बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। यानी इसमें सामूहिक विधि द्वारा क्या होता है, आत्मनिर्भरता तो बनती है, सहयोग की भावना। हम आपको कहें कोई कि आप 5-6 ग्रुप बना लो, सभी बच्चे एक ग्रुप में 5-6 बच्चे रहें, 5-6 एक टास्क दे दूँ, कोई कार्य दे दूँ कि इसको करना है, तो क्या करेंगे, सभी लोग 5-6 लोग मिल करके उस पर सारे लोग अपना एक्टिविटी करेंगे। कुछ ना कुछ किसी का कमी रहेगा, कुछ ना कुछ किसी का बहुत अच्छा पॉइंट होगा, तो जो कमी होगा वो अन्य पर्सन करेगा, जो उसका अन्य बहुत अच्छा होगा वही करेगा। किसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो सकता है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, किसी का विचार बहुत अच्छा हो सकता है, कोई लेख लिखना हो, तो एक समूह में एक्टिविटी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना, ध्यान देना कि मुख्य सामूहिक विधियाँ के कोई 2 मुख्य सामूहिक विधियाँ लिखो, 2 मुख्य सामूहिक विधियाँ लिखना है, तो सम्मेलन लिखना और प्रोजेक्ट लिखना, कॉन्फ्रेंस लिखना। ये सब इंडिविजुअल नहीं होता है बल्कि सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक, क्या सेमिनार लिख सकते हो, सेमिनार मतलब विचार संगोष्ठी, सम्मेलन कहते हैं। कॉन्फ्रेंस लिख दो, और प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि, ये सब सामूहिक रूप से दिया जाता है। कॉन्फ्रेंस या संगोष्ठी क्या होती है, कोई एक ऐसा तथ्य दिया जाता है, कोई ऐसा टॉपिक दिया जाता है जो कि छात्रों को प्रेजेंट करना होता है, अपने छात्रों को बताना पड़ता है। इसमें देखिए, इसमें लिखा क्या है, इस विधि में किसी विशेष विषय पर कोई एक प्रकरण दिया जाता है, कोई विशेष विषय में साइंस का हो सकता है या कोई भी एक टॉपिक हो सकता है, शिक्षा का ही हो सकता है कि हम शिक्षा का मान लो नया टॉपिक है कि न्यू शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रस्तुत करना है, इससे संबंधित क्या राइट, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये एक तरह से सम्मेलन हुआ, इसमें सबका विचार उत्पन्न किया जाएगा, सबके विचार को सोचा जाएगा, समझा जाएगा, सुना जाएगा। इसमें क्या है, छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद तथा निश्चित समय होता है। क्या होता है, ये औपचारिक होता है, एक निश्चित समय के अंतर्गत होता है, वाद विवाद किया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है, आधे घंटे के अंदर आपको अपनी बातें को समाप्त करना है। इसमें कोई प्रकरण पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदस्य, एक प्रकरण होगा नई शिक्षा नीति, आपके जो टीम में सदस्य होंगे 10-5 जो भी सदस्य होंगे, सभी लोग मिलकर के इस पर कार्य करेंगे, कोई लेख लिखेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। इसके द्वारा लोगों को सामाजिक भावना का विकास होता है, सभी लोग प्रेजेंट करेंगे, उसमें पर विचार किया जाएगा। इसमें क्या कौन से फायदा हो सकते हैं, इसमें सबसे पहले तो सामाजिक भावना का विकास होता है, सामाजिक क्रियाकलाप का विकास होता है, मिलकर कार्य करने के विकास होता है। ठीक, तो ये एक सम्मेलन विधि के रूप में आपको आता है कि संगोष्ठी क्या है, सम्मेलन विधि क्या है, तो आप लोग लिखेंगे कि सम्मेलन क्या है। एक मुख्य रूप से यह सामूहिक विधि होती है जिसमें किसी एक विशेष प्रकरण पर सभी लोगों पर चर्चा किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है और एक निश्चित समय में इसको प्रेजेंट किया जाता है किसी विशेष स्थान पर और सभी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इसमें सामाजिकता का विकास होता है। बस इतना ही आपके लिए है इसमें। और आगे नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत क्या होता है, इसमें प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, पहली बात यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक कौन, जॉन डीवी के शिष्य है, जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है यह विचार। और यह परिभाषा क्या है, यह परिभाषा इसी का दिया गया है, इसमें लिखिए, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सुगमता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। अब यह क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट तैयार करना है या प्रोजेक्ट दे दिया गया कि किसी भी कार्य को करना है, आप सामूहिक रूप से करिए। अब क्या है कि यह व्यक्तिगत रुचि बनाया जाता है, जैसे कि हमने कह दिया कि हाँ कॉलेज का साफ़ सफाई करने के एक अच्छा सा ग्रेड लाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करना है। कौन सा काम है, कॉलेज को साफ़ सफाई पर लेकर ध्यान देना है या बागवानी को लेकर के करना है, बागवानी को ही समझ लो। तब आप लोगों को 10 लोगों को बताया गया कि हाँ एक पर्सन आप इसमें मुख्य रूप से रहेंगे और सभी लोग अपने ग्रुप में बना लो कि हाँ एक ये रहेंगे और सभी को अपना काम बाहर सौंप दो। तो कोई इसमें बागवानी की बात करते हैं तो कोई पौधा लाएगा, कोई उसमें सिंचाई करेगा, कोई खेत की निराई गुड़ाई करेगा, कोई गुड़ाई करेगा, कोई दवा करके, सब लोग अलग अलग फैक्टर से लेकर के काम करेंगे, सबका अपना अपना कार्य होगा। कौन सा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि यह
अपने ग्रेड को, अपने कॉलेज के ग्रेड को अच्छा लाना है और सुगमता से, सुगमता सभी लोग मिलजुल करके सरलतापूर्वक कार्य सामाजिक वातावरण में करेंगे, अपने कॉलेज के वातावरण में करेंगे, तो इसे प्रोजेक्ट कार्य किया जाता है। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि ज्ञान क्षमता के अनुसार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कोई सिंचाई करने वाला होता है, पानी से अच्छा लगता है, कोई दवा वाला हो सकता है, कोई निराई कर सकता है, कोई गुराई कर सकता है, कोई सामूहिक रूप से सभी को मैनेज कर सकता है। ये तो क्या अपनी रुचि के आधार पर सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। इसमें सीखना सरल हो जाता है। अब सभी अपनी जब रुचि के कार्य करेंगे, रुचि के आधार पर कार्य करेंगे तो सीखना तो स्वाभाविक हो जाएगा। यह सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण सहयोग, सहानुभूति और भावना विकसित होती है और सिर्फ मार्गदर्शन का कार्य करता है। और ये नीचे क्या है, हाँ, तो ये क्या हो जाता है कि अगर सामूहिक सहानुभूति के विकसित होती है, सामाजिकता के उत्पन्न हो जाती है, इस कार्य एक साथ कार्य करके हम सीखने, ऐसा हमारा विकास हो जाता है। और शिक्षक का काम क्या क्या होता है, सिर्फ शिक्षक का कार्य होता है क्या कि वह मार्गदर्शन सिर्फ दे, सिर्फ मार्गदर्शन दे। इसमें यह भी एक बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बाल केंद्रित प्रोजेक्ट है यह, ठीक, इसमें है। अब इतना हुआ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।